हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी दो बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। इन स्टोरीज़ को भेजने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स ने इन स्टोरीज़ को रियल बताया है। बाकी ये आपके ऊपर है, आप इन स्टोरीज़ को रियल मानते हैं या नहीं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी नए मेम्बर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो रामेश्वर राजपूत, रश्मि पांडे, B73, प्रथमेश 22, सौम्या रंजन मोहंती, ब्रूस वेन, टेक बॉय, चित्रेश नेतम, वैभव वर्मा, अरविंदर, अमित सोनी, GW देव, अमैन गेमर, रॉबिन गेमर, पार्थ, आशीष थापा, विशेष रोहिला, सागर वेंगांकर, खगेश चौधरी, निशांत, खौफनाक कहानियाँ, अभिसार शुक्ला, ध्वनि पटेल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। आप लोगों के स्पॉन्सर लेने से मुझे सपोर्ट मिलता है और साथ ही मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आते हैं अपनी आज की पहली कहानी पर। तो पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे एक पूर्व BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड सोल्जर ने भेजी है। उन्होंने अपने बारे में कोई भी जानकारी देने से मना किया है क्योंकि उनका कहना है कि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है और इसीलिए वो पब्लिकली अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। अब यहाँ से आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इस घटना की जानकारी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही गुप्त रखी है। तो बात यह है कि मैं BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक रिटायर्ड जवान हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक बहुत ही अजीब और बिल्कुल असली घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब एक बार मेरी पोस्टिंग कारगिल में हुई थी। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से ही वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को बहुत ही मुस्तैद रहना पड़ता था। तो पोस्टिंग के 1-2 दिन के अंदर ही मैंने सभी से जान पहचान बना ली थी। कई जवान तो मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर पोस्टिंग के कुछ दिन बाद एक बार जब मेरी बारी थी तब मैं अपने साथियों के साथ उस इलाके का राउंड लगाने के लिए यानी कि निगरानी करने के लिए गया था। हम सभी अपनी अपनी बंदूकें लेकर अपने कैंप से दूर पहाड़ों के बीच में घूम रहे थे। तभी हमें एक पहाड़ के ठीक नीचे एक गुफा दिखाई दी। हम सभी लोगों की उस इलाके में नई नई पोस्टिंग हुई थी, इसलिए हम लोगों को उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस गुफा के अंदर भी बहुत अंधेरा था और शाम भी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि चलो वापस कैंप चलते हैं, कल सुबह यहाँ पर हम अपनी टीम लेकर आएंगे, तब इस गुफा की छानबीन करी जाएगी। मेरी बात पर मेरे एक साथी जवान ने कहा कि हमें इस गुफा के अंदर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या पता इस गुफा का दूसरा छोर दुश्मन देश की तरफ खुलता हो जिससे वो यहाँ पर घुसपैठ करते हों। मेरे उस साथी की बात सुनकर मेरे बाकी साथी भी उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद ना चाहते हुए भी मैं अपने साथियों के साथ गुफा के अंदर चला गया। वो गुफा अंदर से काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। हमारी फ्लैश लाइट की रोशनी जहाँ तक जा रही थी हमें बस वहीं तक का दिखाई दे रहा था। हम सभी बहुत ही दबे पांव चलते हुए गुफा के अंदर जा रहे थे। फिर थोड़ा अंदर जाते ही हमें हड्डियाँ चटकने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा शिकारी जानवर बहुत ही बेरहमी से अपने शिकार को चीर फाड़ के खा रहा हो। हम सबको लगा कि शायद गुफा के अंदर कोई जंगली जानवर है जो अपने शिकार को मार के खा रहा है। यही सोचकर हम सब अपनी बंदूकें बिल्कुल तैयार करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें वो आवाज़ें और तेज़ से सुनाई देने लगीं। फिर मेरे एक साथी ने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी उस तरफ घुमाई जिस तरफ से वो आवाज़ें आ रही थीं। इसके बाद फ्लैशलाइट की रोशनी में हम सभी ने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर हम सभी लोग डर के मारे वहीं जम गए। दरअसल हमने देखा कि एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव किसी जानवर को मार के खा रहा था। उस जीव का चेहरा किसी भयानक राक्षस जैसा था। उसकी 2 सींगें थीं जो कि पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके दांत बहुत नुकीले और बड़े थे। उसके पंजे भी इंसानों जैसे 5 उंगलियों वाले थे, पर उसके पंजे बहुत बड़े और नुकीले नाखूनों वाले थे। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पहाड़ों पर इतनी ठंड में ये जीव कहाँ से आ गया। हम सभी ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। खैर वो जो कुछ भी था, हमने उसे खाते समय डिस्टर्ब कर दिया था। फिर वो बहुत ज़ोर से गुर्राते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैं तो डर के मारे वहीं पर जम गया था, पर मेरे एक साथी जवान ने आगे बढ़ते हुए उस शैतान पर गोलियां चला दी।
इसके बाद वो शैतान उस गुफा के और भी ज़्यादा अंदर भाग गया। पता नहीं उसको गोलियां लगी थी या नहीं, जो भी हो फिर हम सब भी वहाँ से तुरंत बाहर आ गए। हमने कैंप जाकर अपने सीनियर्स को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। फिर हमारे सीनियर्स ने हमें इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहने को कहा। इस घटना के अगले ही दिन वहाँ पर स्पेशल फोर्स की एक टुकड़ी आई और स्पेशल फोर्स के कमांडो उस गुफा में भी गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। हमारे सीनियर्स ने मुझे और मेरे साथियों को इस घटना के बारे में कभी भी किसी को भी कोई भी बात बताने से बिल्कुल मना कर दिया था। पता नहीं ऐसा क्यों। तो ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। दूसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे नेपाल से जीवन जी ने भेजी है, तो यह स्टोरी भी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम जीवन है, मैं 25 साल का हूँ और मैं नेपाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं आज आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ 5 महीने पहले हुई थी। दरअसल आज से 5 महीने पहले मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं पैदल ही अपने दोस्त के घर गया था। मैं शाम को अपने दोस्त के पास गया था और वहाँ पहुँचकर उससे बात करते करते कब रात के 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार अब मैं घर जाता हूँ, रात बहुत हो गई है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह घर चले जाना। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि घर पे मम्मी और बहन अकेली हैं। यहाँ मैं आप सबको एक बात बता देना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं, हम सिर्फ 3 लोग ही हैं और इसीलिए मुझे घर जाना ही था। फिर इतना बोलकर मैं अपने घर के लिए निकल गया। गांव में लोग बहुत जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए रात होते ही सभी लोग खा पीकर सो चुके थे। मैं बिल्कुल सुनसान सड़क पर एकदम अकेला घर की तरफ पैदल ही चला जा रहा था। फिर चलते चलते जब मुझे लगभग 15 मिनट बीत गए तभी मुझे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे पीछे से आई थी, इसलिए मैंने भी अपने पीछे पलटकर देखा, लेकिन मेरे पीछे सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे भी हमारे इलाके में घोड़े नहीं हैं, इसलिए मुझे वो आवाज़ सुनकर बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। फिर दोबारा से मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर जब मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि सड़क के किनारे कोई बैठा है। मुझे लगा कि शायद कोई टॉयलेट करने के लिए बैठा होगा, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था, तो वो शख्स वहाँ पर कहाँ से आ गया, ये सोचकर मैं थोड़ा डर गया। लेकिन तब भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सड़क किनारे बैठा वो शख्स भी बड़ा होता जा रहा था। उस समय मैं बहुत डर गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पर आसपास कोई घर भी नहीं था कि मैं मदद के लिए आवाज़ देता, इसीलिए मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही मैं उस शख्स के नज़दीक से गुजरा वैसे ही वो शख्स खड़ा हो गया। अब उस शख्स की लंबाई 14-15 फुट हो गई थी। ये देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। फिर मैं डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। मुझे हनुमान चालीसा आती है, इसलिए मैं हनुमान चालीसा का जाप करते हुए तेज़ी से भागने लगा। मैं भागते हुए पीछे भी देख रहा था और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि वो शख्स अभी भी मेरे पीछे आ रहा है। पर वो लंबा सा शख्स मेरे पीछे चलते हुए नहीं आ रहा था, बल्कि वो हवा में तैरता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। ये सब देखकर मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। फिर जैसे ही मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला मैंने उन्हें भी उस लंबे आदमी के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि मम्मी देखो, वो लंबा सा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मेरी मम्मी ने मेरे पीछे देखा और कहा कि कौन आदमी, तेरे पीछे तो कोई नहीं है। फिर जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि अब वो भयानक आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि कितनी बार तुझसे कहा है कि रात को अकेले कहीं मत जाया कर, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। फिर इसके अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। अगले ही दिन मेरी मम्मी भी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। उन बाबा ने मुझे पहनने के लिए एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद मैं ठीक हो गया। आज भी वो रात याद करके मैं दहल जाता हूँ। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो सब मेरा वहम नहीं था, बल्कि वो सब बिल्कुल सच था। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि पर्सनली मुझे भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास इनसे रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं होता है, ना मेरे पास कोई ऑडियो होता है, ना वीडियो होता है, ना फ़ोटो होती है।
लेकिन मेरे पास कई इस तरह के क्रीचर्स हैं जो कि हज़ारों साल पहले होते थे और मॉडर्न टाइम में भी उनको देखा गया है। उनके वीडियो, उनके ऑडियो, यहाँ तक कि उनकी फ़ोटो भी मेरे पास है। उनकी असली कहानियाँ भी मेरे पास हैं, जैसे कि ड्वांडे, गोटमैन, मरमेड। तो मरमेड के ऊपर तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पर ड्वांडे के ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है, ना गोटमैन के ऊपर बनाया है। हालांकि मेरे पास इनकी भी कई रियल स्टोरीज़ हैं और कई असली वीडियो भी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं नेक्स्ट टाइम भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाऊँ या फिर इस तरह के किसी क्रिप्टिड क्रीचर्स की, जिनके मेरे पास ओरिजिनल वीडियो भी हैं, ऑडियो क्लिप भी है और असली फ़ोटो भी हैं। ड्वांडे नाम के क्रीचर्स, ये अभी मुझे जल्दी इनके बारे में पता चला है, ये बहुत रहस्यमयी होते हैं और इनके बारे में जानकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। और मुझे भरोसा है कि जब मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये हज़ारों साल पहले से धरती पर रह रहे हैं और ये यूरोप में पाए जाते थे। हालांकि मॉडर्न टाइम में भी इनको देखे जाने की कई घटनाएं हुई हैं और इनके वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो कमेंट में आप बताइएगा कि मुझे किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। बाकी मैं लेट नहीं करूँगा, जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।